Hello students, welcome back. So in the last lecture we were discussing about quantum numbers. एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था इसके बारे में। बच्चों, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है इसको जब हम सॉल्व करते हैं फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ साइन, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ये वेव फंक्शन था। वेव फंक्शन की कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड वैल्यूज जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें एनर्जी की कुछ वैल्यूज मिलती हैं। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी। ये जो वेव फंक्शन है दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? इलेक्ट्रॉन की। स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है in terms of these quantum numbers L, L and M। तो ये क्वांटम नंबर्स हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, और ये क्वांटम नंबर्स किसमें होते हैं? वेव फंक्शन के अंदर हिडन होते हैं। तो जब हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये क्वांटम नंबर्स मिल जाते हैं। अब इन क्वांटम नंबर्स को हमने देखा था। सबसे पहले जो क्वांटम नंबर आता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। या फिर अगर हम बोले दूसरे टर्म्स में, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ये इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पिछले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी। इसके बाद में देखो दूसरा क्वांटम नंबर जो है वो कौन सा था? दिस इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम होता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एक और नाम होता है इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका सिंबल यूज करते हैं स्मॉल l। दिस इज द सिंबल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप कैसी है, मतलब जो सब शेल बन रहा है उसको किस तरीके की शेप में आप देख पाओगे। इसके बाद आता है तीसरा क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी पॉसिबल है? द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n टू द सबस्क्रिप्ट l से। तो ये पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज जो है उनको भी कैलकुलेट करना सीखा था कि n जो है उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, L की वैल्यूज कैसे एसोसिएटेड होती हैं। तो यहां पर भी हम एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। N की वैल्यूज स्टार्ट होती है 1 से। 1 से जो वैल्यू स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती है n की। जब n की वैल्यू 1 होती है देन इट इज कॉल्ड k शेल, l, m एंड सो ऑन। तो ये हो गई n से रिलेटेड वैल्यूज। फिर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, for a given value of n there are associated values of l। कुछ वैल्यूज एसोसिएटेड होगी n के साथ। ये l की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो अगर हम मान लो ये कह देते हैं कि n is equal to 1 है, मतलब k शेल है हमारा, तो इस केस में l की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? तो l की वैल्यूज आती हैं 0 से लेके n-1 तक। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो L की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 0। और जब L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा सबशेल होता है? अब इसको नाम दिया जाएगा सबशेल का। तो एक सबशेल होता है S।
So when n is equal to 1, only one subshell is possible and this is called S subshell. ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 ले ली जाए तो 2 का मतलब हो गया L शेल, L प्रिंसिपल शेल है हमारा। अब L प्रिंसिपल शेल में कितने सबशेल होते हैं? तो देखो यहां पर 0 से लेके 2 - 1, तो क्या वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी, 0 एंड 1। जब L की वैल्यू 0 होती है देन इट इज कॉल्ड S सबशेल, लेकिन जब L की वैल्यू 1 होती है तो इट इज कॉल्ड P सबशेल। तो जब L की वैल्यू 2 है तो दो सबशेल आ गए, S and P subshell. These are associated with n is equal to 2. n की वैल्यू अगर 3 आ जाए तो क्या होगा? n की वैल्यू अगर 3 है तो L की 3 वैल्यूज आएंगी, 0 1 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 0 का मतलब S सबशेल, 1 का मतलब P सबशेल, 2 का मतलब D सबशेल। तो ये सारे सबशेल कहलाएंगे। These are the subshells associated with दिस प्रिंसिपल शेल, ये हमारे प्रिंसिपल शेल थे। तो ये पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। अब इसके बाद में देखो बच्चों, तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ ML। L से रिलेट करती हैं ML की वैल्यूज, और ये वैल्यूज क्या होती हैं? -L से 0, 0 से +L तक। कैसे निकालते हैं? तो देखो, जब L की वैल्यू 0 आएगी, when L is equal to 0, so ML की A की वैल्यू आती है 0, और ML की वैल्यू हमें क्या बताती है? It tells us about orbitals। कितने ऑर्बिटल्स है सबशेल के अंदर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। L की वैल्यू अगर 1 है तो ML की वैल्यूज आएंगी -1, 0 एंड +1। तो ये तीन जो है ये ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने इनकी नोटेशंस लिखवाए थे। ये PZ होता है, ये PX होता है और ये PY होता है। तो ये ऑर्बिटल्स हो गए विद दिस एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ ML। L की वैल्यू अगर 2 है ऐसे ही, तो ML की कितनी वैल्यूज आएंगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। These are the values of orbitals associated with this ML value। तो ये हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। अब देखो, आज हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो सॉल्यूशन किया गया था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ये किया गया था हाइड्रोजन एटम के लिए। These quantum numbers were obtained when the Schrödinger wave equation was solved for hydrogen atom which is having only one electron. These solutions are able to explain the spectra of hydrogen atom। तो बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, ये हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व की थी, और इन सॉल्यूशन से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट सभी स्पेक्ट्रा की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहे वो ज़ीमैन इफेक्ट हो, चाहे वो स्टार इफेक्ट हो, चाहे वो सिंपल स्पेक्ट्रा हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम का स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया। व्हेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन atom was studied। मल्टी इलेक्ट्रॉन की एटम किसको बोल रहे हैं? एटम हैविंग 2 or more electrons। जिन एटम्स में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they are called multi electron atoms। So when the spectra of multi electron atom was studied,
then each spectral line was split into डबलेट किसके केस में थी? फॉर एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम के केस में। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के एटम का जो स्पेक्ट्रा देखा गया, तो वो स्पेक्ट्रा जो है वो 2-2 लाइन शो कर रहा था बिना मैग्नेटिक फील्ड के। और ट्रिपलेट मिली फॉर एटम हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा हमने हाइड्रोजन का स्टडी किया था, उसमें हमें जहां सिंगल लाइन मिल रही थी क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे जैसे हमने ऐसे एटम्स को स्टडी करना शुरू किया जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके स्पेक्ट्रा के अंदर जो नॉर्मल लाइंस अभी तक हमें एक सिंगल दिखाई दे रही थी हाइड्रोजन के केस में, इन एटम्स के केस में ये लाइंस बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही डबलेट या ट्रिपलेट में स्प्लिट होती हुई दिख रही थी। अब इन एटम्स के केस में ये जो 3 क्वांटम नंबर है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये लाइन यहां डबलेट या फिर इस केस में ये ट्रिपलेट क्यों आ रही है। तो इस वजह से अब एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के रिजल्ट्स हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में कुछ और अभी भी बाकी बचा हुआ है जो हमें नहीं पता। अब क्या होता है, अब 1925 के अंदर 2 साइंटिस्ट आते हैं। ये साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। इन साइंटिस्ट का नाम है जी उलनबैक, ULHENBECK, एंड एस गॉडस्मिट। ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने आगे क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ ही रोटेट नहीं करता, बल्कि ये अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नॉट ओनली rotate around the nucleus but also spin on its axis। तो जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है और साथ साथ अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करती है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, अर्थ को आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी स्पिन करता है, रोटेट करता है और अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है तो इस स्पिनिंग की वजह से एक और मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस इट generate a spin magnetic movement। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा तो ये एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेगा। ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एक मैग्नेट का काम करता है, एक टाइनी मैग्नेट का। ड्यू टू दिस स्पिन magnetic movement electron behave as a tiny magnet। और ये जो स्पिन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वजह से इन्होंने एक जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की,
इसको रिप्रेजेंट किया, इट इज रिप्रेजेंटेड in the form of fourth quantum number, और इस क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, एस, स्मॉल एस। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके लिए आप s की वैल्यू ले सकते हैं +12। और अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस केस में आप स्पिन की वैल्यू ले सकते हैं -12। बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा दैट दिस वैल्यू ऑफ स्पिन इट कैन बी टेकन फॉर एनी डायरेक्शन। आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए +12 ले सकते हैं, क्लॉकवाइज के लिए भी -12 ले सकते हैं। बट क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशंस करनी होती हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज ना हो, तो इट इज बेटर दैट यू फिक्स अ डायरेक्शन। आप एक डायरेक्शन पहले ही फिक्स कर दें। क्लॉकवाइज जो है वो हम +12 लेंगे, आगे जितने भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें, और एंटी क्लॉकवाइज को हम -12 से डिनोट करेंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को फिक्स कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी ये स्पिन की डायरेक्शन हमने फिक्स की है, जब ये रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे, तो ये एक छोटा मैग्नेट जो है उसकी तरह बिहेव करेगा, और ये मैग्नेटिक जो है इसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम म्यू एस, मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन की वजह से आ रहा है, तो इसको हम म्यू एस लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h/2 √s s+1। तो यहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट 3.14 वैल्यू है, s इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला भी होता है जिससे आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला इस तरीके से हम लिखते हैं, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। इसी को लिखने का एक और तरीका है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस is equal to √n into n+2, where n is number of unpaired electron। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, Bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस यूनिट का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो आंसर आएगा बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो गया बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब देखो, अगर किसी एटम में इफ एनी सब्सटेंस हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी सब्सटेंस में, तो उसके केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √1 1+2 दैट इज इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732। तो ये सब्सटेंस जिसमें ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस को जिसके अंदर म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती। अब अगर मान लो हमारे पास दो, इफ एनी सब्सटेंस हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कितना आएगा, 0 × 0 + 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 × 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो म्यू एस की वैल्यू क्या आई, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नहीं है, और ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी हम आगे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना सीखना होगा किस एटम में, किस सब्सटेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओगे तो आपको इजीली ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि किसी सब्सटेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फोर्थ क्वांटम नंबर जो दिया इन दो साइंटिस्ट ने, ये फोर्थ क्वांटम नंबर किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हीलियम के केस में 2 लाइंस आ रही हैं और लिथियम के केस में जो है वो 3 लाइंस आती हैं, स्प्लिट होती हैं। तो ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट था, उसकी स्पिन अलग अलग ले ली जाए, तो ये अलग अलग स्पिन जो है उसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगी, क्योंकि ये जब इंटरैक्ट करेंगे इनकमिंग रेडिएशंस के साथ तो दोनों का इंटरैक्शन डिफरेंट मैनर में होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन में होगा। इस वजह से 2 लाइंस जो हैं वो हमें स्पेक्ट्रा के अंदर मिलती हैं। तो ये रीजन दिया गया इन स्पेक्ट्रा के अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस की स्प्लिटिंग के लिए। अब हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद हमने पढ़ा एजीमुथाल क्वांटम नंबर, फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर हमें कहां से मिलते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन ये क्वांटम नंबर जो है इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ या बेसिस नहीं है हमारे पास। हमारे पास इस क्वांटम नंबर को एड हॉक बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस क्वांटम नंबर का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है मैथमेटिकल। तो ये क्वेश्चन बन जाता है एक, which quantum number was introduced on ad hoc basis, या फिर which quantum number is not obtained from the solution of Schrödinger wave equation। आंसर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो बच्चों, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। इस टेबल में हम n, l, m और s की वैल्यूज जो है उनको रिलेट करेंगे। n, यहाँ पर l की वैल्यूज रहेंगी, यहाँ m की वैल्यूज रहेंगी, और s की सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर +½ और -½ तो इन सभी केसेस में आपको s की 2 ही वैल्यूज मिलेंगी, या तो +½ मिलेगी या -½ मिलेगी। सबसे पहले n की वैल्यू शुरू होती है 1 से। When n is equal to 1 it is called k principal shell। इसकी एक वैल्यू अगर आती है तो l की भी a की वैल्यू आएगी 0 and this is called s subshell। तो यहां पर n की वैल्यू जो है वो एक ही आएगी 0 और एक ही ऑर्बिटल होगा इसके अंदर, 1 ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट। तो इस सबशेल को लिखते टाइम हम NL ऐसे लिखते हैं। इसको जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो NL1s ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज द सबशेल, 1s सबशेल। फिर आते हैं n की वैल्यू अगर 2 हो तो, मतलब L प्रिंसिपल शेल अगर हमने ले रखा है तो L की 2 वैल्यूज आएंगी 0 और 1। जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको लिखा जाता है 2s, ये हो गया 2s सबशेल। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको लिखा जाएगा 2p सबशेल। तो सेकेंड प्रिंसिपल शेल के अंदर 2 सबशेल हो गए, 2s एंड 2p। और 2s में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑर्बिटल आएगा जिसको हम 2s ऑर्बिटल कह सकते हैं। लेकिन 2p के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं, -1, 0 एंड +1। -1 वैल्यू है तो ये रहेगा 2py, ये रहेगा 2pz और ये रहेगा
2px। तो इस तरीके से आप इन ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 2s ऑर्बिटल। इसके बाद आते हैं हम n की वैल्यूज पे। 3 जब हो जाए, n इज इक्वल टू जब 3 होगा तो क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा n शेल। और इसके केस में l की कितनी वैल्यूज आएंगी, जितना नंबर होता है उतनी ही l की वैल्यूज आती हैं। दिस इज द रिलेशन। तो ये s, ये p और ये d सब शेल हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3s 3p एंड 3d, ये सब शेल लिख रहे हैं हम यहां पर इस कॉलम में। जब 3s आता है, इसको थोड़ा सा और स्पेस देके लिख लेते हैं, 1 2 p था, यहां d है, इसको हमने 3p लिखा, इसको 3d लिखा। m की वैल्यू कितनी आती है, when l is equal to 0, m की a की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब इस ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3s से। दिस इज द ऑर्बिटल। यहां पर जब m की वैल्यू निकालोगे तो 3 वैल्यूज आएंगी, -1 0 एंड +1। जब -1 वैल्यू रहती है इसको बोलेंगे 3py, दिस इज कॉल्ड 3pz एंड दिस इज कॉल्ड 3px। तो ये ऑर्बिटल्स के नाम हो गए। ऐसे ही जब आप d ऑर्बिटल के लिए निकालेंगे m की वैल्यूज, तो ये -2 -1 0 +1 +2। अब इसको हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि ये जब 0 होता है तो इसको बोला जाता है 3dz²। जब ये -2 रहेगा तो इट इज कॉल्ड 3dxy। -1 के केस में क्या बोला जाता है, 3dyz। +1 के केस में क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड 3dxz। और +2 के केस में क्या बोला जाएगा, x² - y²। तो ये इन ऑर्बिटल्स के नाम हो गए। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, और सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। अब कुछ पॉइंट जो हैं, जो छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे, ये मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं, नोट कर लेना इनको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। शेल हम किसको बोल रहे हैं, प्रिंसिपल शेल को। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज गिवन बाय n²। तो जैसे आपसे ये बोला जाए कि आपका k शेल है, इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप ml की वैल्यू निकालें। when n is equal to 1 तो ml की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें। तो n² का मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो एक ऑर्बिटल आएगा इसके साथ एसोसिएटेड। when n is equal to 2 तो कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अब ये 4 जो ऑर्बिटल है वो आपको पीछे टेबल बनाई थी तब बताया था। एक ऑर्बिटल होता है 2s और 3 ऑर्बिटल होते हैं 2p में। तो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब n शेल है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसके अंदर जब आप निकालेंगे 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो 3s 3p एंड 3d। s में एक ऑर्बिटल आया था, p में 3 ऑर्बिटल आए थे और d में 5 ऑर्बिटल आए थे। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। s में एक ऑर्बिटल होता है क्योंकि ml की एक ही वैल्यू आती है, p में 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं क्योंकि ml की 3 वैल्यूज आती हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं क्योंकि ml की 5 वैल्यूज आती हैं। इन सबको ऐड करोगे 5 + 3 + 1 दैट इज 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं हम किसी भी शेल में कितने होते हैं। और अब आपको एक और स्टेटमेंट लिखवा देता हूं यहां पर, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप
अकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ किसी शेल में अगर n स्क्वायर ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इट इज इक्वल टू 2 इंटू n का स्क्वायर, क्योंकि जब n स्क्वायर ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो? 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास k शेल है, मतलब जब n की वैल्यू 1 है, तो बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं आप? 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड। अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब L शेल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 2 into 2 का स्क्वायर दैट इज 2 into 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। n की वैल्यू अगर 3 है, m प्रिंसिपल शेल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं? तो 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 2 into 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। तो वही मैजिक नंबर्स जो है वो आ जाते हैं फिर से। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। तो n मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लेना। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखो बच्चों, मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स आप उठा के देखोगे तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3? n इज इक्वल टू 3 अगर है तो उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं? अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n का स्क्वायर। मतलब 3 दिया है हमें तो 3 का स्क्वायर करना है, 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो 9 ऑर्बिटल्स जो है वो कौन कौन से होंगे? अगर मान लो ये भी सवाल पूछ लिया जाए कि which 9 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, तो आपको समझने के लिए ये डायग्राम जो है वो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला शेल होता है के शेल। के शेल में n की वैल्यू होती है 1, एक वैल्यू है तो एक ही सबशेल आएगा और एक ही ऑर्बिटल आएगा और इस ऑर्बिटल का नाम रहेगा 1s। इस 1s को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल था। 1s के अंदर एक ऑर्बिटल आता है, एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल शेल पे, n इज इक्वल टू 2, मतलब l प्रिंसिपल शेल की बात कर रहे हैं। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 सबशेल आएंगे। कौन कौन से सबशेल होंगे? एक होगा 2s और एक होगा 2p। तो आप यहां पर लिख लो 2s और 2p। जब 2s s सबशेल होता है तो एक ही ऑर्बिटल होता है उसके साथ, तो इसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब 2p सबशेल आ जाता है तो p सबशेल आते ही समझ जाओ 3 वैल्यूज आती है ml की, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहां पर टोटल कितने हो गए? इस सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा। तो ये टोटल मिला के हो गए सेकंड शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल्स, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल्स। फिर आते हैं हम अगले n इज इक्वल टू 3, n शेल के ऊपर 3 वैल्यू आ रही है तो 3 सबशेल होंगे। कौन कौन से 3 सबशेल होंगे? 3s, 3p और 3d। ये 3s, ये 3p और ये 3d। तो 3s, 3p और 3d ऐसे लिख लो। 3s, s का मतलब एक ऑर्बिटल, p का मतलब 3 ऑर्बिटल और d का मतलब 5 ऑर्बिटल। क्लियर? तो n इज इक्वल टू, इसने हमें 3 दिया था, 3 का मतलब 3 सबशेल आएंगे, 3s, 3p और 3d।
और s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल। अगर n इज इक्वल टू 4 देता है आपको, तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स आएंगे, सॉरी 4 सबशेल्स आएंगे। कौन कौन से सबशेल होंगे? 4s, 4p, 4d एंड 4f। 4s, 4p, 4d एंड 4f। s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स बनेगा, p में 3 ऑर्बिटल आते हैं तो 3 बॉक्स बनेंगे, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 बॉक्स बनेंगे, और f में कितने होते हैं? f में होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो 7 बॉक्स बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, तो 4 का स्क्वायर कर लो 16, 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मैंने आपको एक और स्टेटमेंट लिखवाई थी, अगर इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो भरने के रूल्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ क्वांटम नंबर्स जो हैं इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The principal quantum number of atomic orbital is 5. What is the possible values of n? क्वेश्चन दिया n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यूज बताओ क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। What are the possible values? तो देखो n इज इक्वल टू 5 है, तो n की वैल्यू जो है वो 5 वैल्यूज आएंगी। क्या क्या आएंगी? 0 से लेके n-1 तक, 0 1 2 3 4। n की जितनी वैल्यूज होती है n की उतनी ही वैल्यूज आती है। नंबर में बात कर रहा हूं, तो 0 1 2 3 4 टोटल 5 वैल्यूज आएंगी। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हमें। क्वेश्चन ये था कि which of the following orbital is not possible? Which of the following orbital is not possible? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं हो सकता? सबसे पहला ऑप्शन दिया n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन इसने दिया n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन इसने दिया n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये दे रहा है when n इज इक्वल टू 3 and l is equal to 3। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो देखो n की हाईएस्ट वैल्यू जो आपको दे रखी है, l की वैल्यू कभी भी उसके बराबर या उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। n से हमेशा एक वैल्यू छोटी ही मिलेगी आपको। अब आपको ये देखना है n किसका बड़ा है और किस केस में छोटा है। ये सारी वैल्यूज अलाउड होती है। n की वैल्यू 2 दे रखी है, l इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज अलाउड। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, l छोटा है, अलाउड। n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, l छोटा है, अलाउड। लेकिन इस केस में देखो बच्चों, n की वैल्यू भी 3 और l की वैल्यू भी 3, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, बिकॉज l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस नॉट वर्ड को मतलब नहीं समझते या पढ़ते नहीं है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, वो जल्दबाजी में नॉट को स्किप कर देते हैं, पॉसिबल पढ़ लेते हैं और तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अब देखो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, गिव द नोटेशन ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं और आपको इन सब शेल का नोटेशन असाइन करना है। क्या क्या क्वांटम नंबर दिए? पहला दिया n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 2। तो आपको सबशेल का नोटेशन देना है, मतलब सिंबल कौन सा यूज करोगे सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। n की वैल्यू 5, तो बच्चों जब भी नोटेशन यूज किया जाता है तो n l साथ लिखे जाते हैं। n 5, l की वैल्यू जब 2 होती है तो कौन सा सबशेल होता है? तो देखो l इज इक्वल टू 0 है तो s होता है,
1 है तो P होता है, और 2 है तो D होता है, 3 है तो F होता है। तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो 5D, तो ये सबशेल हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 3। तो पहले 6 को लिखो, और l की वैल्यू 3 है तो कौन सा सबशेल होता है? f। तो ये हो गया 6f, ये सबशेल हो गया। नेक्स्ट दिया n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पहले तो हम 4 लिखते हैं, और l इज इक्वल टू 0 का मतलब s सबशेल। तो ये हो गया हमारा सबशेल। ऐसे ही नेक्स्ट दिया n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 4। तो पहले 5 लिखेंगे, और l की वैल्यू 4 है, तो आपको बताया था इसके बाद आप अल्फाबेटिकली शुरू हो जाते हैं। f के बाद g, फिर h, फिर i। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5g। तो इस तरीके से इन सबशेल्स को हम नोटेशन असाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ n एंड l। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, हाउ मेनी सबशेल आर देयर इन n शेल। कैपिटल N शेल जो होता है, इसमें कितने सबशेल हो सकते हैं? हाउ many subshell can be in n shell। तो n प्रिंसिपल शेल दे रखा है इसने हमें नंबर देने की बजाय इस बार नोटेशन यूज किया। n शेल का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू क्या हो गई? 4। k l m n, फोर्थ नंबर पे आता है n शेल। n की वैल्यू 4 है, इसने पूछा है इसमें कितने सबशेल हो सकते हैं। तो जितनी n की वैल्यूज होती है उतने ही सबशेल होते हैं, और वो कौन कौन से सबशेल होते हैं? 0, 1, 2, 3, ये 4 सबशेल हो गए। और अगर इनका नोटेशन असाइन करना आ जाए तो ये कहलाएगा 4s सबशेल, ये कहलाएगा 4p सबशेल, ये 4d और ये 4f सबशेल। तो इस तरीके से हम इनको नोटेशन भी असाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodated in the subshell with L is equal to 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन से पूछा गया, what is the maximum number of electrons in n की वैल्यू 5 है, तो बताओ इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2 into n का स्क्वायर, दैट इज 2 into 5 का स्क्वायर, तो 2 into 25, दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन n is equal to 5। l की वैल्यू दे रखी है n की बजाय, l की वैल्यू दे रखी है, l में आप 3 की वैल्यू अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बॉक्सेस बना के दिखाया था। L की वैल्यू 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और 3 का मतलब F। तो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 into L plus 1। तो L is equal to 3 है, इसका मतलब F सबशेल हो गया। F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम? एक ऑर्बिटल में हम भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 7 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 into 2l plus 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपसे सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स पूछता है तो। तो यहां पर L की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो 2 into 2 into 3 plus 1, तो 2 into 3 6 plus 1 दैट इज 7, तो ये आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना बच्चों, प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से, और सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 into 2l plus 1 से कैलकुलेट किए जाते हैं। और ऑर्बिटल अगर पूछता है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले में एक साथ लिख देता हूं, इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर n दे रखा है,
n इज गिवन, इसका मतलब शेल इज गिवन, तो फॉर्मूला यूज करना है 2n²। अगर l की वैल्यू दे रखी है, मतलब सब शेल दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 × 2l+1। और अगर आपको m जो है वो गिवन है, इसका मतलब ऑर्बिटल गिवन है, तो ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n that allow g orbital to exist? What is the lowest value of n? प्रिंसिपल शेल कौन सा होना चाहिए? that allow g orbital to exist। तो इसका कहने का ये मतलब है कि g ऑर्बिटल की शुरुआत किस प्रिंसिपल शेल से होगी, मतलब कौन सा प्रिंसिपल शेल जो है उसमें g ऑर्बिटल आएगा पहली बार। तो देखो g ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, l की वैल्यूज आप लिख लीजिए s p d f और g। तो g सब शेल जो है वो l = 4 पे आता है। तो मैक्सिमम n क्या होता है, 0 से लेके, सॉरी l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। तो इसका ये मतलब हुआ l की वैल्यू अगर आपको 4 चाहिए तो n कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू n की क्या होनी चाहिए, n-1। तो n की वैल्यू आ गई 4 + 1 दैट इज 5। तो फिफ्थ प्रिंसिपल शेल जो है दैट इज O शेल, वहां पर 5G स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आएगा आंसर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट इट मस्ट बी 5। उससे पहले g ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों लेक्चर आज का। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम और देख लेते हैं चलते चलते। इसका क्वेश्चन दिया गया, which of the following orbital is not possible? Which of the following orbital is not possible? नोटेशंस क्या क्या दिए हमें, 2d 4f 4g एंड 6d। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं इस तरीके से, और यहां पर हम अब लिखेंगे n की वैल्यूज और यहां लिखेंगे l की वैल्यूज। 2d लिखा हुआ है तो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू n की होती है, तो यहां 2 है, यहां 4 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 6 आएगा। अब देखो l की वैल्यूज, तो आपको l की वैल्यू 0 होती है तो s, 1 होती है p, 2 होती है d, 3 होती है f के लिए और 4 g के लिए। d दिया हुआ है यहां पर, तो d के केस में क्या आ जाएगी, l की वैल्यू 2। 4f दे रखा है, f के केस में क्या आ जाएगी, l की वैल्यू 3। g के केस में क्या होती है l की वैल्यू 4 और इसके d के केस में क्या होती है l की वैल्यू 2। अभी आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, वैल्यू ऑफ n इट कैन नेवर बी इक्वल टू l। किसी भी केस में l की वैल्यू n के बराबर नहीं आती। यहां देखो क्या आ रहा है, बराबर वैल्यू आ रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां देखो n की वैल्यू बड़ी है, l की वैल्यू छोटी है, पॉसिबल है। n की वैल्यू l की वैल्यू बराबर है, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। n बड़ा है, l छोटा है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम नंबर का कांसेप्ट अप्लाई करके। तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आपको असाइनमेंट जो भी दिया जाएगा उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना।